Hello everyone and welcome back to our channel students. चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के हम आज देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और बेटा ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमपी बोर्ड आपके लिए बहुत 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 यूज़फुल रहेंगे। अगर आपने यही क्वेश्चंस कर लिए तो समझ लीजिए आपने मैक्सिमम चैप्टर अपना कवर कर लिया है। मैक्सिमम मीन्स देखिए एमपी बोर्ड सबसे अच्छी बात ये है कि हमें थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं और हमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। नॉट एवरी स्टूडेंट इज गुड इन न्यूमेरिकल एंड नॉट एवरी स्टूडेंट इज गुड इन थ्योरी। तो थ्योरी पार्ट जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है, और कुछ क्वेश्चंस तो सिर्फ थ्योरी के ही आते हैं, है ना। तो प्लीज़ गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस, बहुत ईजी लैंग्वेज में है, आपको बहुत अच्छे से याद होगा और बहुत जल्दी याद होगा। चलिए देखते हैं व्हाट अवर फर्स्ट क्वेश्चन सेज। ओके सबसे पहला क्वेश्चन ही है व्हाट इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। देखिए बेटा हमने अपने चैप्टर जब रिकॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स हम डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जब नया पार्टनर आता है तो एक ही कंडीशन होती है कि ईच एंड एवरी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैज़ टू गिव कंसेंट। मतलब सबके सब रेडी होने चाहिए कि हाँ आप एक नए पार्टनर को फर्म के अंदर ले आइए। तो देखिए व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन अ फर्म with the consent of all existing partner then the such situation is known as admission of partner। ये तो हो गई इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन। अब सेक्शन कौन सा लगेगा, सेक्शन 30 ऑफ 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बेटा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं, इसको हमने अंडरलाइन और बोल्ड सिर्फ इसलिए कर रखा है कि हो सकता है MCQ फिल इन द ब्लैंक्स, आपके मैच द फॉलोइंग, आपकी वन वर्ड में कोई भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हो सकता है किसी भी फॉर्म में ये पूछ लें, है ना, कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए कौन सा सेक्शन होता है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए सेक्शन लगता है 30 ऑफ 1। कौन सा एक्ट लगता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगता है 1932। अगर क्वेश्चन आता है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर कैन बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ट्रू है या फॉल्स, ट्रू है, क्योंकि किसी भी एग्जिस्टिंग पार्टनर की मर्जी के बिना नया पार्टनर एडमिट हो ही नहीं सकता, है ना। चलिए व्हाट अवर सेकेंड क्वेश्चन सेज व्हाट इज लीगल स्टेटस ऑफ न्यू पार्टनर। भाई जो न्यू पार्टनर आएगा उसका लीगल स्टेटस क्या रहेगा फर्म के अंदर, मतलब उसको लीगल क्या क्या राइट्स हम देने वाले हैं। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं इन्हें बहुत अच्छे से मगअप कर लीजिए। राइट इन बिजनेस प्रॉपर्टी था वो, बेटा वो प्रॉपर्ट हो गया है, राइट इन बिजनेस प्रॉपर्टी। कोई भी पार्टनर आएगा तो अपना कैपिटल भी देगा, गुडविल का भी पैसा लेके आएगा, सारी चीज़ें वो अपनी फर्म को देगा। तो दैट मीन्स वो फर्म की प्रॉपर्टी को ऑफ कोर्स एक्सेस कर सकता है, यूज़ कर सकता है, उसका अधिकार है ना। पार्टनर का राइट है यहाँ पे। सिमिलर टू ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर ऑल्सो हैज़ राइट ओवर द असेट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। क्लियर सी बात है, आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं हो रहा है आप यहीं तक करके छोड़ दीजिए, और जिन्हें ज़्यादा याद हो सकता है वेल एंड गुड है, आप आगे का कर लीजिए। राइट टू शेयर प्रॉफिट, ऑफ कोर्स जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो प्रॉफिट के लिए ही तो आ रहा है, वो सिर्फ काम करने थोड़ी ना आ रहा है। तो वो आएगा तो वो उसका प्रॉफिट में भी राइट रहेगा। तो देखिए 2 पॉइंट होते हैं, लीगल स्टेटस है ये नए पार्टनर के। पहला पॉइंट क्या है, राइट इन बिजनेस प्रॉपर्टी, और दूसरा पॉइंट है राइट टू शेयर प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स में आता है व्हाट इज लीगल स्टेटस ऑफ न्यू पार्टनर, बेटा अगर आप पॉइंट्स भी लिख देंगे आपको अंदर का याद नहीं है तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और यही क्वेश्चन अगर एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है तो फिर तो बेटा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लैंग्वेज कोई बहुत टफ नहीं है, आप उसी लाइन को अच्छे से इलैबोरेट करके लिख दीजिए कि सिमिलर टू ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर ऑल्सो हैज़ राइट ओवर द एसेट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट के लिए भी यही लिखेंगे, पार्टनर एक्वायर्स राइट इन बिजनेस एज ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसेस देयर पार्ट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि पुराने पार्टनर अपने प्रॉफिट के पार्ट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो नए पार्टनर को गेन मिल रहा है, वो नया पार्टनर जो है वो गेन कर रहा है मतलब प्रॉफिट तो ऑफकोर्स उसके पास जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। What are different conditions of admission of new partner और what is need of admission of new partner। ये क्वेश्चन दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन यही वर्ड टू वर्ड आएगा। बेटा व्हाट आर द रीजंस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर भी आ सकता है लिखा हुआ कि आपको किसी भी नए पार्टनर की ज़रूरत पड़ क्यों रही है आखिर। तो पहला रीज़न क्या आ रहा है, कैपिटल। ऑफ कोर्स एवरी बिजनेस वांट्स कि उनके पास कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा हो,
है ना। बिजनेस एक्सपेंशन रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल, देयरफॉर टू मेक अप द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल हम नए पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं। मैनेजरल एबिलिटी, समटाइम्स हमारे पास वो एबिलिटी नहीं होती है टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग, बट वी नो कि जो न्यू पार्टनर आएगा, हम जिसको भी एडमिट कर रहे हैं, दैट पर्सन इज वेल एफिशिएंट इन डूइंग मैनेजरल थिंग्स। वो आदमी जो है, वो जो न्यू पर्सन आ रहा है, आ रही है, वो बहुत अच्छी है चीज़ों में, तो ऑफकोर्स इट इज़ गोइंग टू हेल्प द बिजनेस। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है किसी पार्टनर के साथ, या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट है किसी भी कंडीशन से, तो ऑफ कोर्स हमें उस पार्टनर के गैप को तो फिल करना पड़ेगा। वी नीड दैट पार्टनर, मतलब एक दैट पार्टनर तो नहीं, बट वी नीड टू फिल दैट गैप विच इज लेफ्ट बाय द पार्टनर। तो हम एक नए पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं। एंड मोर ओवर, बिजनेस के ग्रोथ के लिए हमें अपने बिजनेस को ग्रो कराना है, जिसके लिए हमें प्रॉपर रेपुटेशन भी चाहिए, गुडविल भी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए, और हो सकता है जो न्यू पार्टनर है वो आपके बिजनेस के लिए गुड रेपुटेशन लेकर आ रहा है, प्रोस्पेरिटी लेकर आ रहा है, तो हम पार्टनर को ऑफकोर्स एडमिट कर लेते हैं। सो दीज आर द रीजन। तो देखिए, कैपिटल बढ़ाने के लिए, मैनेजरल एबिलिटी के लिए, रिटायरमेंट या डेथ हो जाने पर, या फिर बिजनेस के ग्रो करने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है? बेटा देखिए, जब भी पार्टनर आता है या कोई पार्टनर जाता है, आई एम सेइंग इन बोथ द कंडीशन, एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज होती है। जब चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं कि क्या हो रही है, रीवैल्यू हो रही है। रीवैल्यू होती हैं तो हमें उसके लिए एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है बेटा ये सब करना, क्योंकि कोई भी पार्टनर आता है तो ऑफ कोर्स कैपिटल बढ़ जाता है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। कोई पार्टनर जाता है तो अपने पार्ट का जो प्रॉफिट है वो लेकर जाएगा, कैपिटल है उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करके जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब जाएगा तो भी एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज होगी, जब आएगा तब भी एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज होगी। तो हम उस टाइम पर कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं? हम करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। तो बेटा हमने यहाँ पर एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट करके रखा है, इसे हम देख लेते हैं। ओके, आप देखिए, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब अगर आपका सब वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आपने लिख दिया उसको यहाँ पे। बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटीज कम हो रही है तो भी तो आपके लिए फायदा हो रहा है। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है उसे भी आपने क्रेडिट साइड पे लिख देना है ना। अगर रिवैल्यूएशन पे लॉस हो रहा है तो भी आप उसे उसी साइड पे लिखेंगे। नाउ कम टू द डेबिट साइड। अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, अगर जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, ऑब्लिगेशंस बढ़ रहे हैं, लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, तो वो डेबिट साइड पे चले जाएंगे। कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गई जो कि हमें पता ही नहीं थी, एकदम से आ गया कि किसी की आउटस्टैंडिंग सैलरी बची हुई है, लिखिए उठा के यहाँ पे। और अगर आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है तो उसे भी डेबिट साइड पे लिखिए और पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आई गेस बहुत इजी सा है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। ऑफ कोर्स हम यहाँ पर डेबिट क्रेडिट मेंशन करते ही हैं। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो डेबिट, लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्रेडिट, लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो डेबिट, है ना। तो उसी तरीके से ये पूरा पार्ट चलता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। व्हाट इज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा क्वेश्चन कई बार एमपी बोर्ड में पूछा गया है, कई बार, कि व्हाट इज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये होता क्या है। अब ये देखते हैं बेटा क्या होता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो ना जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो कहते हैं कि हम नई वैल्यू को नहीं लिख रहे हैं, हम रीवैल्यू नहीं कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम जो पुरानी वैल्यूज हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज की, हम वही की वही अकाउंट में लिखेंगे। मतलब अकाउंट तो नया बनेगा लेकिन हम उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू ना इंक्रीज करके लिखेंगे ना डिक्रीज करके लिखेंगे, जैसी दी है वैसी की वैसी ही लिख देंगे उठा के।
एंड दैट इज नोन एज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आप बोलेंगे मतलब क्या हो रहा है, फिर क्यों ही लिख रहे हैं? बेटा इस अकाउंट को 2 पार्ट्स में बनाया जाता है ना, कि फर्स्ट पार्ट में सारी उसकी ओरिजिनल वैल्यू लिख देते हैं, सेकंड पार्ट में जो चीज क्रेडिट में होती है उसको डेबिट कर देते हैं, जो डेबिट में होता है उसको क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। ये एक्चुअली आपको अकाउंटिंग बनाने को आती नहीं है, मेमोरेंडम सिर्फ पूछा जाता है। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? If all partner decided to show assets and liabilities at their original value, then memorandum revaluation account is prepared. मतलब जब assets and liabilities अपनी original value पे ही लिखे जाते हैं, तो वो किस account पे लिखे जाते हैं? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि मेमोरेंडम बन रहा है? तो बेटा क्वेश्चन में लिखा आता है ना, ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो जब वर्ड ही आ गया ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर और फिर भी अगर हम ओरिजिनल वैल्यू ही लिखे हुए हैं, दैट मीन्स वो कौन सा अकाउंट बना है? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो अब इस चीज को एमसीक्यूज या उसमें कैसे काम आएगा? कितने पार्ट्स में बनता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट? ये बनता है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में तो जैसे अगर पूछा जाता है कि कितने पार्ट्स, तो हमने लिख दिया इट इज मेड इन 2 पार्ट्स। इन फर्स्ट पार्ट एंट्रीज आर मेड एज रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसी हम रिवैल्यूएशन में करते हैं वैसी की वैसी ही करते हैं। इन द सेकेंड पार्ट इट इज मेड ऑपोजिट टू द फर्स्ट पार्ट, मतलब जो कि आपने उस वक्त क्रेडिट साइड पे लिखा होगा वो अब आप यहाँ डेबिट साइड पे करेंगे ट्रांसफर, और जो डेबिट साइड पे लिखा होगा वो आप करेंगे क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर, है ना। फर्स्ट पार्ट का जो बैलेंस होता है वो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में जाता है, और सेकंड पार्ट का जो बैलेंस आता है, मतलब जो हम डिफरेंस निकालते हैं क्रेडिट और डेबिट साइड का, वो न्यू पार्टनर के न्यू रेशियो में जाता है। अब देखिए आप बोलेंगे क्वेश्चन क्या आने वाला है मैम? यहाँ से क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपने याद कर लिया, व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट देयर ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ये तो हो गया मेमोरेंडम। क्वेश्चन आता है इन हाउ मेनी पार्ट्स मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड? इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में क्या करते हैं जी? फर्स्ट पार्ट में रिवैल्यूएशन की जैसी ही एंट्री लिखते हैं। फिर सेकंड पार्ट में क्या करते हैं? सेकंड पार्ट में उन्हीं एंट्रीज को रिवर्स कर देते हैं। कैसे रिवर्स कर देते हैं? क्रेडिट साइड को डेबिट साइड पे लिख देते हैं, डेबिट साइड को क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। ओके जी, फर्स्ट पार्ट में जो भी चीजें करने पर हमें डिफरेंस आएगा डेबिट और क्रेडिट का, वो किसको ट्रांसफर होगा? वो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होगा। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। फिर न्यू पार्टनर को क्या मिलेगा? न्यू पार्टनर को जो हमने नीचे सेकंड पार्ट बनाया था रिवैल्यूएशन का, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का, उसका जो डिफरेंस आएगा, मतलब जो बैलेंस आएगा क्रेडिट और डेबिट का, वो हम न्यू पार्टनर के न्यू रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। आई गेस ये अब आपको क्लियर हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What are the accounting treatment of general reserves and undistributed profit and loss? देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब ही होता है जर्नल एंट्रीज लिख दीजिए। क्वेश्चन वो आपसे ऐसे नहीं पूछेंगे राइट जर्नल एंट्रीज, पूछ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछेंगे तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिख देंगे, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब है जर्नल एंट्रीज लिख दीजिए। तो देखिए बेटा जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में दिया होता है, जिसे हमें ईयर एंडिंग पे वहां से खत्म करना पड़ता है, बैलेंस शीट से हटाना पड़ता है। तो क्या एंट्री बनेगी? फर्स्ट एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करिए, और या जनरल रिजर्व फंड जो भी कुछ दिया हुआ है डेबिट करिए। किसको बांटेंगे आप? ये टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि नया पार्टनर तो आया है ना, उसके पहले हम ये सब चीजें खत्म कर दें। बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप बोलेंगे हमें कैसे पता चला क्या ट्रांसफर हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, इसका मतलब प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है। आपको बैलेंस शीट में या आपके जो भी क्वेश्चन होगा उसमें प्रॉफिट लिखा हुआ आएगा कि इतना प्रॉफिट हुआ था फर्म को पिछले साल, या एडमिशन ऑफ पार्टनर के पहले इतना प्रॉफिट हुआ था। तो आप क्या एंट्री डाल देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। लेकिन अगर उसी अकाउंट में लॉस शो हो रहा है, डेबिट बैलेंस शो हो रहा है आपको, तब आप क्या करेंगे? इसी एंट्री को उल्टा कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। और ये कौन से पार्टनर्स है भाई? ये हैं सारे ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब यहाँ पर जो लॉस की वैल्यू होगी वो आ जाएगी, बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। आई गेस ये एंट्रीज भी क्लियर हो गई हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What are journal entries or give the accounting treatment ऑफ था, सॉरी वहां पे वो ऑड हो गया है, ऑफ था, रिवैल्यूएशन अकाउंट. मतलब जब आप ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है या लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, यही तो चीजें हो रही थी, है ना. तो उसकी एंट्री हम देख लेते हैं. देखिए बेटा, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है ना, और जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम किस तरफ लिखते हैं, हम लिखते हैं क्रेडिट साइड पे. तो बस एंट्री भी वैसे ही जाएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट, बाय चांस बिल्डिंग की वैल्यू डेबिट कर दीजिए टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जितने भी वैल्यू से हुई होगी वो वैल्यू हम लिख देंगे उठा के. तो क्या नरेशन बनेगा, बीइंग वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज्ड. लेकिन अगर हमारे उसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, हो सकता है पहले बिल्डिंग 30,000 तो मैंने बहुत कम बोल दिया, पहले बिल्डिंग थी 3 लाख की, अब बिल्डिंग 2,50,000 की हो गई है, मतलब 50,000 से डिक्रीज हो गई है वैल्यू. तो एंट्री उसी की ऑपोजिट हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट. एसेट्स मतलब बिल्डिंग अकाउंट, है ना, और जो भी वैल्यू थी वो 50,000 वो हमारी यहाँ पर एंट्री में चली जाएगी. लाइबिलिटीज बढ़ गई हैं, लाइबिलिटीज बढ़ गई हैं भाई, नुकसान हो रहा है यहाँ पे, क्या बनेगी एंट्री, वही एंट्री उठाइए, लाइबिलिटीज अकाउंट को डेबिट करेंगे, सॉरी डिक्रीज हो गई है तो फायदा होता है, इंक्रीज हो गई है तो नुकसान होता है. डिक्रीज हो रही है तो फायदा हो रहा है, मतलब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट फायदे में चल रहा है, क्रेडिट साइड पे वैल्यूज जा रही हैं. तो क्या बनेगी एंट्री, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. नरेशन क्या जाएगा, बीइंग वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी डिक्रीज, है ना. तो ये चीजें हो गई. इसी की एंट्री उल्टी कर दीजिए, पहले कोई लाइबिलिटी कम थी लेकिन किसी पार्टनर के आने के बाद लाइबिलिटी बढ़ गई. पहले हमारे प्रोविजंस फॉर बेड डेट 2,000 के थे, लेकिन जब नया पार्टनर आया तो भाई प्रोविजन फॉर बेड डेट हमारे 3,000 के हो गए, मतलब 1,000 की वैल्यू और बढ़ गई हमारे सिर पे. तो हमने उसकी एंट्री क्या डाल दी यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट. ये हो गया. अगली एंट्रीज देखते हैं. ओके, अब देखिए बेटा, प्रॉफिट और लॉस भी तो हो ही सकता है ना, प्रॉफिट और लॉस होगा तो उसके लिए भी हमें करना है. अगर बाय चांस लॉस हो गया तो कहाँ देखा था हमने, लॉस लिखा हुआ क्रेडिट साइड पे देखा था. कैसे क्रेडिट साइड पे आएगा, क्योंकि हम पार्टनर्स से पैसे लेंगे और उठा करके रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे. तो क्या एंट्री बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि लॉस हुआ है तो पार्टनर से ही लेना पड़ेगा पैसा, है ना, वहीं से तो हम उसको अपने फुलफिल करेंगे चीज़ों को. लेकिन अगर भाई प्रॉफिट हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से पैसे लेंगे और किसको देंगे, पार्टनर्स को देंगे. तो क्या एंट्री बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे मैंने 2 एंट्रीज नहीं लिखी हैं जिसे आप खुद लिख सकते हैं, मैं अभी बोल रही हूँ, आप नोट कर लीजिए, जब आप लिखें उसे बहुत अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा. वहां पे 2 चीजें थी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, है ना. अगर हमें एसेट्स मिल रहे हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल रहे हैं मतलब फायदा हो रहा है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. और क्या एंट्री जाएगी, सॉरी नरेशन जाएगा, बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स इन रिवैल्यूएशन अकाउंट रिकॉर्डेड, या है ना, या जो भी एंट्री आप डालेंगे वहां पर उसकी वैल्यू चली जाएगी. लेकिन अगर कोई लाइबिलिटी हमको वहां पर अनरिकॉर्डेड मिल गई है तो क्या एंट्री बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी तो हम नहीं लिखते हैं, जो भी लाइबिलिटी की वैल्यू होगी, बाई चांस सैलरी ही अनरिकॉर्डेड थी, पता नहीं था हमको, उसके अंदर बाद में पता चला, तो एंट्री क्या डल जाएगी यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट, है ना. और नीचे नरेशन डाल देंगे कि भाई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिल गई है हमें यहाँ पे. तो ये 2 एंट्रीज आप खुद कर लेंगे, आई नो आप कर लेंगे. फिर भी अगर नहीं आएगी तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर दीजिएगा चीजें. ओके, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर डिफरेंट वेज टू ट्रीट गुडविल. देखिए बेटा, जब नया पार्टनर आता है तो वो अपने साथ कैपिटल के साथ साथ गुडविल भी लेकर आता है. अब आप बोलेंगे गुडविल कैसे लाता है, गुडविल का अमाउंट लेके आता है, और उस अमाउंट को हम प्रीमियम बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना. तो देखिए, फर्स्ट मेथड है प्रीमियम मेथड, व्हेन न्यू पार्टनर पेज शेयर ऑफ गुडविल.
देन दिस मेथड इज अडॉप्टेड। वो क्या करता है, अपने हिस्से का जब गुडविल अमाउंट पे करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम पे कर रहा है, तो उस मेथड को हम क्या नाम दे देते हैं, प्रीमियम मेथड। ठीक है, द शेयर पेड बाय न्यू पार्टनर इज नोन एज प्रीमियम। इट कैन बी डन बाय द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट है प्राइवेट मेथड, सेकेंड है प्रीमियम ब्रॉट इन एंड रिटेन्ड इन बिजनेस, थर्ड है प्रीमियम ब्रॉट इन एंड विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। चलिए आपको थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्राइवेट मेथड मीन्स ये होता है बेटा कि नए पार्टनर ने पुराने पार्टनर्स को गुडविल का अमाउंट दे दिया, उसने कहा उसे कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है बुक्स में, मतलब बुक्स में उसकी कोई एंट्री नहीं जाएगी, इसका मतलब कोई जर्नल एंट्री नहीं है। लेकिन अब दूसरे पार्टनर ने बोला कि प्रीमियम लेकर आ रहा है और वो प्रीमियम बिजनेस के अंदर ही रहेगा, मतलब पार्टनर्स ने अभी उसको अपने अकाउंट में विड्रॉ नहीं किया है। थर्ड पार्ट पे कह रहे हैं वो विड्रॉ करने के लिए कि प्रीमियम लाया भी नया पार्टनर और विड्रॉ भी कर लिया उन्होंने पैसा, मतलब निकाल भी लिया। फिर होता है सेकंड मेथड, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा इसका ये जो ब्रॉट इन रिटेन्ड इन बिजनेस, इनकी जर्नल एंट्रीज भी हैं, हम आपको बताएंगे वो भी। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि क्या होता है, तो आप एक ये लिख देंगे यहाँ पे, है ना। अब देखिए आ गई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल जो हम अभी देख रहे थे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल एज पर स्टैंडर्ड, बेटा ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है 10 यहाँ पे। चलिए जी, फर्स्ट एंट्री है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है, ठीक है, ब्रॉट इन कैश, तो ये एंट्री डल गई यहाँ पे। अब हमने क्या बोला था कि वो पार्टनर बिजनेस में क्या करने वाला है, रिटेन करने वाला है ना, रिटेन करने वाला है, या वो पहले तो पार्टनर को दे दें, रिटेन तो बाद में कराएंगे। पहले हमने एंट्री क्या डाली, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कि भाई प्रीमियम लेकर आया है। सेकेंड एंट्री हम क्या करेंगे, जो प्रीमियम वो लाया है वो पुराने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो अब क्या एंट्री बननी चाहिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है वहां पे, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ओके, थर्ड एंट्री इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब भाई जो उनको पैसे मिले थे अगर वो विड्रॉ नहीं करेंगे तो बिजनेस में रिटेन रहेंगे, मतलब है अभी भी, लेकिन उन्होंने अगर विड्रॉ कर लिए तो एंट्री बदल जाएगी वहां पर। थर्ड एंट्री इज फॉर द विड्रॉवल एंट्री, तो थर्ड एंट्री क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, मतलब अपने अकाउंट को डेबिट करेंगे और पैसे विड्रॉ कर लेंगे, तो कहाँ चले जाएंगे, टू कैश और बैंक अकाउंट, बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। फोर्थ एंट्री इज व्हाट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग गुडविल विल नॉट ब्रॉट इन कैश। अब आप बोलेंगे हमें कैसे पता चलेगा, ओके, ऐसे पता चलेगा कि कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, समझ लीजिए ए और बी पहले से पार्टनर है, सी एक नया पार्टनर है, सी जो है उसको गुडविल के 20,000 पे करने हैं, लेकिन जी वो कैश में नहीं लाया है, नहीं लाया है तो बिजनेस में तो आ चुका है ना, आने के बाद उसका कुछ तो अकाउंट बनेगा सी के नाम का, सीज कैपिटल अकाउंट, कभी तो पैसे कमाएगा, तो हम उसके अकाउंट में ये एंट्री पहले से ही डाल देंगे कि जब इसके पास पैसे आएंगे ये 20,000 रुपये ए और बी को ऑफकोर्स ट्रांसफर करेगा, है ना, क्योंकि वो दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर थे, उन्होंने मिलकर के सी को गेनिंग बनाया है। तो एंट्री बन जाएगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डायरेक्ट हो सकता है एमसीक्यू में पूछ लें ये एंट्री किस चीज की है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको बोलते हैं कि गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, मतलब वो लाया नहीं है बट देना तो पड़ेगा उसको बाद में। सो दिस इज द एंट्री फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट देखते हैं, what are accounting treatment of goodwill as per accounting standard 10 if new partner pays partial premium। बेटा एंट्रीज डिट्टो सेम है, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, और हमने ये सिर्फ इसलिए आपको बताया है कि अगर इस टाइप का कुछ आ जाए तो घबराइएगा मत, वही की वही एंट्रीज हैं जो कॉपी करेंगे हम यहाँ पर। बस उन्होंने बोल दिया पार्शियल पेमेंट कर रहा है, पार्शियल पेमेंट कर रहा है मतलब हो सकता है 40,000 गुडविल का अमाउंट था, उसने 30,000 तो पे कर दिया, लेकिन अभी 10,000 वो लेकर नहीं आया है, नहीं लेकर आया है तो 10,000 की डायरेक्ट एंट्री कर देंगे और बाकी 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो पहले 3 एंट्रीज थी वो 30,000 की हो जाएंगी और 10,000 की एंट्री क्या हो जाएगी, 10,000 की एंट्री हो जाएगी हमारी, ओके 30,000 की एंट्री तो हमारी वहाँ पर हो जाएगी जो स्टार्टिंग की 3 थी, और लास्ट एंट्री हमारी हो जाएगी जो ब्रॉट इन
सॉरी नॉट ब्रॉट इन कैश वाली एंट्री थी। आई गेस अभी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हैं, और जब क्लियर हैं तो बस हम अब इनको लर्न करना स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ में भी आई है, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।